कॉकरोच पार्टी वालों और इंडी गठबंधन वालों को कुछ दिन से लग रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या ले लिया, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जब चाहे तब झुका देंगे। इसी में कॉकरोच पार्टी वाले फिर से आंदोलन करने की धमकी देने लगे थे। उधर राहुल गांधी ने संसद में बवाल मचा रखा था, लेकिन आप देखिए कि खेल ऐसा पलट गया कि इधर कॉकरोच पार्टी वालों के साथ कांड हो गया, उधर राहुल गांधी ने खुद संसद में ऐसा कांड कर दिया कि बीजेपी फुल फायर मोड में है। वो राहुल गांधी से कह रही है कि माफी मांगो। पेपर लीक पर संसद में पूरी चर्चा राहुल गांधी की माफी पर चली गई। आज आपको दिखाऊंगा कि राहुल गांधी ने संसद में ऐसा क्या कहा कि वो खुद फंस गए, और जब फंस गए तो कैसे अपना स्टैंड बदल दिया। राहुल गांधी ने आज छात्रों पर पुलिस के एक्शन का मुद्दा उठाया और इसी में गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। लेकिन राहुल गांधी ने सच कितना बताया, वो अमित शाह का इस्तीफा मांग क्यों रहे हैं, बीजेपी क्या कह रही है। आपको यह भी दिखाऊंगा कि राहुल गांधी ने आज अजीब अजीब कहानियां भी सुनाई। कहने लगे कि अमित शाह तो कांपते हुए, उनको अमित शाह को कांपते हुए देखा है, उन्होंने अमित शाह को पुलिस वालों को फोन करते हुए देखा है। राहुल गांधी को लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्रेडिट जेनजी के खाते चला गया, छात्र आंदोलन के खाते चला गया। इसलिए आज वो कहने लगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बड़ी बात नहीं है। अब वो अमित शाह की बात कर रहे हैं कि ना अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, और ये कहने लगे कि अमित शाह के इस्तीफे तक वो रुकने वाले नहीं है। इसी चक्कर में राहुल गांधी आज संसद के अंदर इडियट बोल दिए, अंधभक्त बोल दिए, ऐसी ऐसी बातें बोले हैं कि बवाल मच गया। आप देखिएगा तो हैरान रह जाएगा कि क्या ही भाषा है एलओपी की। लेकिन बीजेपी भी जवाब दे रही है। क्या जवाब दे रही है, क्या घमासान मचा है संसद में, आपको दिखाऊं उससे पहले उस घमासान का एक ट्रेलर देखिए। The Home Minister authorized the shooting of our students, sir. लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुमको जाना है, तुमको हटा जाना चाहिए। एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और उससे ऊपर डिविजनल मजिस्ट्रेट, यह निर्णय उस स्थान का वहीं लिया जाता है। Sitting inside the car like that, looking, shaking. जिनके नाम से आतंकवादी कांपते हैं। जब से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, तब से राहुल गांधी की एक बेचैनी दिख रही है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से राहुल गांधी को कुछ हासिल नहीं हो पाया पॉलिटिकली। क्रेडिट किसी और को मिल गया, सरकार ने बात किसी और से कर ली, बात किसी और की मान ली। राहुल गांधी के नंबर तो बढ़ ही नहीं पाए, इसलिए अब राहुल गांधी ने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। अब वो गृह मंत्री अमित शाह के पीछे पड़ गए कि नहीं, अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। वो कल से हर जगह अमित शाह का नाम ले रहे हैं। संसद के अंदर अमित शाह पर बोल रहे हैं, संसद के बाहर अमित शाह पर बोल रहे हैं, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें अमित शाह की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को हाल फिलहाल में इतना एक्टिव आपने नहीं देखा होगा। जब छात्रों का मुद्दा चल रहा था तब वो विदेश में थे, उसके बाद छुट्टी से लौटे तो एकदम से एक्टिव हो गए, और उसके बाद अब उनको पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था, अब अमित शाह का चाहिए। राहुल गांधी को लग रहा है कि 20 जुलाई को छात्र आंदोलन के नाम पर जो हिंसा हुई और पुलिस ने जो एक्शन लिया था, बार बार उसी की बात उठाकर वो अमित शाह का इस्तीफा करवा लेंगे। लेकिन राहुल गांधी कैसे अपनी ही बातों में घिर जाते हैं हर बार, वो आज आपको देखना चाहिए। लेकिन पहले यह देखिए कि आज संसद में राहुल गांधी ने अमित शाह पर क्या कहा, जिस पर भयंकर बवाल मच गया। Very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home माननीय मंत्री Minister. जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today
because he's not here today because he is scared. जिस विधेयक पर चर्चा है विधेयक पे मंत्री बैठे हैं, यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. राहुल गांधी एलओपी जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए, लेकिन जब बोलते हैं तो कहानी सुनाने लगते हैं। पता नहीं इन्होंने कहां से देख लिया कि अमित शाह की 30 गाड़ियों का काफिला जा रहा था और अंदर बैठ के अमित शाह कांप रहे थे। कोई हिसाब है इस कहानी का बॉस कि गृह मंत्री को इन्होंने गाड़ी में बैठ के कांपते हुए देख लिया? कह रहे हैं अमित शाह सदन में नहीं है, इसका मतलब अमित शाह डरे हुए हैं। पीएम जब बोलते हैं आप लोग सब छोड़ के सदन चले जाते हैं, पहले जवाब मांगते हैं फिर पीएम बोलते हैं सब छोड़ के चले जाते हैं बाहर, तो सब डरे रहते हैं पीएम से। राहुल गांधी ने बिना सबूत सीधा आरोप लगा दिया कि फायरिंग का ऑर्डर अमित शाह ने दिया था, जबकि ना तो गोली चली ना फायरिंग हुई। इनको पता नहीं किसने आके बता दिया कि गोली चलवाई अमित शाह ने। सब इनको आके बता देते हैं कान में। इनको पीएमओ के सामने से पीएम के घर के सामने से पुलिस उठा के ले जा रही थी, इनके कान में कुछ बोल दी। अमित शाह को गाड़ी में देख लिए कांपते हुए, फायरिंग का आदेश अमित शाह ने दिया, इनको पता चल गया। कुछ बोल रहे हैं और इसीलिए ऐसा कोई ऑर्डर देने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब गोली चली ही नहीं। लेकिन इतनी ही सी बात राहुल गांधी को कोई बताए समझाए तब तो। संसद में जब राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगा दिया तो बवाल मच गया, क्योंकि वो जो कह रहे थे कि अमित शाह ने ऑर्डर दिया उसका कोई सबूत दिए नहीं। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी गोली चलाने वाले ऑर्डर की कॉपी दिखाएं या फिर अपने बयान पर माफी मांगे। लेकिन राहुल गांधी माफी मांगते कब है? वो जो बोलना होता है सदन में बोल के चले जाते हैं, फिर उस पर बहस होती है, चर्चा होती है, काम खत्म। देखिए संसद में कैसे हंगामा मचा। होम मिनिस्टर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए, ऐसा नहीं हो सकता है। Speaker sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. ऐसा नहीं चल सकता सर। अब आपने देखा राहुल गांधी ने कैसे स्मार्टली अपने शब्द बदल दिए। पहले उन्होंने कहा कि फायरिंग का आदेश अमित शाह ने दिया, गृह मंत्री ने। जब कहा गया कि फायरिंग का आदेश, कौन सी गोली चली, कहां आदेश दिखाइए, तो कह रहे हैं कि फोर्स के इस्तेमाल का आदेश सिर्फ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दे सकते हैं। राहुल गांधी की पार्टी इस देश में 50 साल से ज्यादा सत्ता में रही है, 50 साल से ज्यादा बॉस। उनको जानकारी होनी चाहिए कि वहां ग्राउंड पर जो लोग होते हैं फोर्स का इस्तेमाल क्या करना है, कैसे करना है, मोटे तौर पर उस वक्त वही निर्णय लेते हैं स्थिति को देखते हुए। जब संसद में राहुल गांधी अपने बयान पर घिर गए तो अखिलेश यादव उनको बचाने के लिए आए, क्योंकि रायता इतना फैल गया था कि उनसे समटाया नहीं। उनके पीछे कांग्रेसी जो बैठे रहते हैं हो करते हैं, लेकिन समटाता तो है नहीं। तो अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पर पुलिस ने यह बर्ताव किया, वो बताएं। इस पर किरेन रिजिजू ने भी कहा कि आप सरकार से जवाब मांग रहे हैं, यह ठीक है, लेकिन राहुल गांधी तो बिना सबूत सीधे सीधे आरोप लगा दे रहे। देखिए क्या हुआ। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है। राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए, ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा।
यानी हिसाब यह था कि अगर आपको लगता है कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ, गलत हुआ, तो आप सवाल उठाइए, पूछिए कि भाई ये कैसे हुआ, किसके आदेश पर हुआ। राहुल गांधी सीधा बोल दिया कि फायरिंग हुई, और वो अमित शाह के बोलने पर। संसद में राहुल गांधी अपने बयान पर हर बार की तरह फिर फंसे, क्योंकि उनसे सबूत मांग लिए गए। आप ये भी देखें कि इस बात पर जब राहुल गांधी से संसद के बाहर सवाल किया गया तो वो अगर मगर की बात करने लगे। राहुल गांधी ने तुरंत अपना स्टैंड ट्विस्ट कर दिया कि दो ही बातें हो सकती हैं, एक ये कि अमित शाह ने फायरिंग का ऑर्डर दिए हो, और दूसरा ये कि अगर उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर नहीं दिए तो इसका मतलब उन्हें मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है। दोनों ही केस में या तो अमित शाह दोषी हैं या फिर अयोग्य हैं। लेकिन राहुल गांधी पहले यह बताएं कि गोली चली कहां है, किसको लगी है। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर गोली चली, दिल्ली पुलिस इसको कैटेगोरिकली डिनाई कर रही है। लेकिन सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि इज इनकॉम्पिटेंट। अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर सफाई दे दो कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। मेन चीज है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए। इसी तरह से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब गोली चली ही नहीं, फिर भी अगर कोई बार बार जो है वो गोली चलने की बात कर रहा है, तो वो इनकॉम्पिटेंट की कैटेगरी में आएगा या झूठ फैलाने के दोषी के कैटेगरी में आएगा। ये कई लोग सोशल मीडिया पे लिख के पूछ रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर संसद में इतना हंगामा हुआ कि कार्रवाई थोड़ी देर रोकनी पड़ गई। फिर जब सदन की कार्रवाई चली तो एंटी पेपर लीक बिल पेश करने वाले मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया। कहा कि जब कोई गोली ही नहीं चली तो आदेश का सवाल ही नहीं उठता। सुनिए जितेंद्र सिंह को। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बीजेपी दो बातें कह रही है। एक तो कह रही है कि गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, यह बात समझ में आती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि गोली चलाने का आदेश जो है वो मजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। अरे बॉस, इतने साल आप बोलते रहे कि राम भक्तों पर मुलायम सिंह की सरकार ने गोली चलवा दी, तब तो आप नहीं बोले कि गोली का आदेश मजिस्ट्रेट देता है, डीएम देता है, एसडीएम देता है। तब आपने कहा कि भाई गोली मुलायम सिंह ने चलवा दी राम भक्तों पर। आज एसडीएम मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। यह क्या लॉजिक हुआ? सीधा बोलिए कि गोली चली ही नहीं, गोली चलाने का आदेश नहीं दिया गया। पहले वाला लॉजिक तो फिर सब जगह लगाइए। फिर मत बोलिए कि किसी ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी, किसी मजिस्ट्रेट पे बोलिए। फिर राहुल गांधी बिना सबूत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों की सच्चाई भी देख लीजिए। दिल्ली पुलिस ने आज एक बयान जारी किया क्योंकि सोशल मीडिया पर यह बात फैलाई जाने लगी कि 20 जुलाई की हिंसा में एक महिला के कान के पास जो घाव हुआ है वो गन शॉट इंजरी है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस दावे को गलत बताया और बयान जारी करके दिल्ली पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर गन शॉट इंजरी को लेकर जो दावे चल रहे हैं वो दावे एमएलसी यानी मेडिकल रिपोर्ट से मेल नहीं खाते। एमएलसी के रिकॉर्ड में दाहिने कान के पास जो घाव दर्ज किया गया है वो किसी कुंद चीज से लगी चोट है। डॉक्टर के मुताबिक यह एक साधारण चोट है और गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। इसलिए मेडिकल जांच से भी गोली लगने के दावे का सपोर्ट नहीं मिलता। लोगों को सलाह दी जाती है कि ऐसे दावे शेयर करने से पहले असली सोर्स से जानकारी वेरीफाई कर लें। सरकार ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान गोली नहीं चली। दिल्ली पुलिस ने कहा कि गन शॉट वाली खबर ही गलत है। यानी संसद में राहुल गांधी ने जो दावा किया उसकी धज्जियां उड़ गई। लेकिन राहुल गांधी इससे भी नहीं माने। दोपहर में संसद के अंदर और संसद के बाहर माहौल बनाया। शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी अमित शाह का इस्तीफा मांगने लगे और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करने लगे।
जब राहुल गांधी से पूछा गया कि सरकार तो गोली चलाने की बात से ही मना कर रही है, तो राहुल गांधी पैलेट गन का मुद्दा ले आए। पहले गोली चलने की बात थी, अब कह रहे हैं पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने भी सरकारें चलाई हैं, उन्हें पता है कि गोली चलाने या पैलेट गन का आदेश जो है वो कहां से आता है। सुनिए राहुल गांधी। के सामने मैंने एक पैलेट गन का विक्टिम से आपसे बात करवाई। आपने देखा, अपनी आंखों से आपने देखा होगा। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा है पेशेंट हैज बीन शॉट बाय पैलेट गन्स। तो ये किसने चलाई? और ये एक व्यक्ति नहीं, अनेक लोग हैं जिनको पैलेट गन से मारा गया है। और रिजिजू कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूं, सरकार कह रही है हमने पैलेट गन यूज ही नहीं किया। तो आप प्रूफ पे जाएंगे या खोखले शब्दों में जाएंगे? और क्या जाते हैं कि मैं मतलब पूरी राइफल उठा के ले आऊं? पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। वी नो दैट। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए। क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आकर जवाब दे देते। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। चर्चा वहां पर हो रही थी नीट पेपर लीक को लेकर, जो कानून आया है उसको लेकर। वो अमित शाह का डिपार्टमेंट नहीं है। शिक्षा मंत्री वहां मौजूद थे, तो अमित शाह किस बात के लिए वहां मौजूद रहते? उनको तो पता नहीं था कि आप अचानक से उठेंगे और कह देंगे कि ना गोली चली है। कल को अमित शाह आके जवाब दे दें तो फिर आप मान जाएंगे कि अमित शाह दोषी नहीं है, फिर आप गोल पोस्ट चेंज करेंगे। तीसरी बात, मुझे यह नहीं समझ में आता कि अगर पैलेट गन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कोई एक व्यक्ति दिखाया जा रहा है जिसको पैलेट गन से चोट लगी है, तो उसके लेकर सरकार जवाब क्यों नहीं देती, उसकी सफाई क्यों नहीं देती कि वहां क्या परिस्थितियां बनी कि उसको इस्तेमाल करने की नौबत आई? क्या हुआ कि बताना चाहिए। अमित शाह को घेरने के लिए राहुल गांधी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जब भी प्रशासन की तरफ से गोली चलाने की बात आती है तो कॉल गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लेते हैं। अगर राहुल गांधी का यह तर्क सही मान लिया जाए तो कांग्रेस राज में जो अलग अलग प्रदर्शन में गोलियां चली, क्या उसके लिए उस वक्त के कांग्रेस के प्रधानमंत्री जिम्मेदार थे क्या? जैसे साल 1961 में असम के कांग्रेस शासन के दौरान फायरिंग में 11 लोगों की मौत हुई थी, 10 साल की एक छात्रा की भी मौत हुई थी। उस वक्त नेहरू प्रधानमंत्री थे। साल 1969 में तेलंगाना, तब के आंध्र प्रदेश में पुलिस फायरिंग में करीब 350 लोगों की जान जाने के आरोप आए हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बिहार में 1974 में कांग्रेस सरकार के दौरान पुलिस एक्शन में 13 छात्रों के मारे जाने का आरोप लगा। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। साल 1985 में गुजरात में आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन में 4 की मौत हुई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। साल 2005 में मेघालय में पुलिस की फायरिंग में 9 लोगों की मौत हुई थी, 40 घायल हुए थे। मरने वालों में ज्यादातर छात्र थे। उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। साल 2013 में असम में तरुण गोगोई की सरकार थी। पुलिस फायरिंग में एक कक्षा 9 की छात्रा की मौत हुई। उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो अगर राहुल गांधी के लॉजिक से चलिएगा तो फिर इन सब के लिए उस वक्त के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आज दिन भर अमित शाह के खिलाफ माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर ऐसे ऐसे दावे कर दिए जिस पर यकीन करना मुश्किल है। पहला दावा, अमित शाह का काफिला देखा और उसमें 30 गाड़ियां थी, गाड़ी में बैठे अमित शाह कांप रहे थे। फिर दूसरा दावा किया कि संसद में उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि अमित शाह पुलिस वालों को कॉल कर रहे थे, और यह बात राहुल गांधी 20 जुलाई को के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे। तीसरा दावा, राहुल गांधी ने यह भी दावा कर दिया कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को अमित शाह बार बार कॉल कर रहे थे और यह भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा, राहुल गांधी बगल में झांक रहे थे कि किसको फोन लगा रहे हैं। राहुल गांधी के इन तीनों ही दावों पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने इसे लेकर क्या कहा है वो बताऊंगा, लेकिन पहले राहुल गांधी ने आज शाम को अमित शाह को लेकर जो सबसे लेटेस्ट दावा किया है वो भी सुन लीजिए। When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers. Home Minister G
on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear. He was aware of what was going on the street. अब राहुल गांधी ने तो दावे कर दिए, कह दिया तो कह दिया है, लेकिन उन दावों पर सवाल उठते हैं। पहला सवाल, राहुल गांधी ने अमित शाह का फोन कैसे देख लिया बॉस, किसको फोन कर रहे हैं? दूसरा सवाल, जितेंद्र सिंह को अगर अमित शाह का फोन आ रहा था तो इससे यह कैसे साबित हो जाता है कि जंतर मंतर पर छात्रों पर बर्बरता का ऑर्डर अमित शाह ने दिया? जितेंद्र सिंह को फोन कर रहे थे, जब पुलिस वालों को बोल ही दिया इनके लॉजिक से, तो फिर जितेंद्र सिंह को क्या बोले कि मैंने पुलिस को बोला है वहां मारने? या जितेंद्र सिंह से पूछ रहे थे कि नहीं मैं पुलिस वालों को बोलूं कि नहीं बोलूं? राहुल गांधी अपने पद की जिम्मेदारी गंभीरता नहीं समझते हैं। उनको किसी तरीके से यह माहौल बनाना है कि भाई छात्रों का मुद्दा मेरा है, तो कहानी सुनाएंगे क्या? कोई सबूत नहीं देना, कोई फैक्चुअल नहीं, बस मैंने कह दिया कि मैंने उसे देखा है फोन पे, मैंने देखा है कांपते हुए। बीजेपी ने भी सवाल उठा दिया कि क्या राहुल गांधी अमित शाह के ऑफिस में बैठे हुए थे? सुनिए संबित पात्रा को। कि गोली नहीं चली है, कोई फायरिंग नहीं हुई है, यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। कोई कारतूस हो तो आप दिखाइए, कोई बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट आपके पास है तो आप दिखाइए। गृह मंत्री जी पुलिस वालों से बात कर रहे थे, और कौन से पुलिस वालों से बात कर रहे थे फोन पे लगातार, आपने कहां देखा? और जैसे मैंने कहा, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और उससे ऊपर डिविजनल मजिस्ट्रेट, यह निर्णय उस स्थान का वहीं लिया जाता है। यह पूरे भारतवर्ष, केवल दिल्ली का नहीं, पूरे भारतवर्ष का प्रोविजन है। देखिए, पहली बार नहीं कि राहुल गांधी इस तरह के सनसनीखेज दावे कर रहे हैं। जब उन्हें पीएम आवास के बाहर से हटाया जा रहा था, तब भी वो दावा कर रहे थे कि सिक्योरिटी वालों ने उनके कान में कहा है कि सरकार को हटाइए, हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी यह भी दावा कर चुके हैं कि इलेक्शन कमिश्नर उन्हें अंदर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। राहुल गांधी यह भी दावा कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी सो नहीं पा रहे हैं। मतलब वो कहां की चीजें देख ले रहे हैं, भगवान ही मालिक है। और उनके दावों पे सवाल उठते हैं कि बात ही ऐसा बोलते हैं, आदमी कैसे यकीन करेगा? राहुल गांधी ने गृह मंत्री को लेकर यह दावा किया कि उन्होंने अमित शाह को 30 गाड़ियों के काफिले में कांपते हुए देखा। इन आरोपों पर तगड़ा पलटवार करते हुए बीजेपी ने क्या कहा है वो भी सुनिए। मैं आज चैलेंज करता हूं राहुल गांधी जी, आप चलिए हमारे साथ और गिनवाइए कहां अमित शाह जी की गाड़ी में, काफिले में 30 गाड़ियां थी। आपने कहा अमित शाह जी के काफिले में 30 गाड़ियां थी, उन्होंने देखा। जो व्यक्ति सदन के अंदर 5 मिनट टिक के बैठ नहीं सकता है, वो खड़े होकर गाड़ियां गिनेगा? आपको लग रहा है 5 मिनट नहीं बैठ सकते राहुल गांधी? ऐसे हिलते डुलते पॉकेट में हाथ डाल के बाहर निकल जाते हैं, आते हैं, फिर पॉकेट में हाथ डाल के बाहर निकल जाते हैं। वो गाड़ी गिन रहे थे और 30 गाड़ियां थी। मैं आप लोगों को बोलता हूं, आप गिनिए और बताइए। 30 गाड़ी तो शायद प्रधानमंत्री जी के काफिले में भी नहीं। एक तरफ तो फायरिंग वाली बात पर राहुल गांधी फंस गए, दूसरी तरफ आज उन्होंने लोकसभा में कुछ ऐसे शब्द बोले जिन पर भयंकर बवाल हुआ। मतलब सदन में राहुल गांधी बोलें और कांड ना हो, गदर ना मचे, ये होता ही नहीं है। बार बार राहुल गांधी को टोका जा रहा था कि इस तरह के शब्द मत बोलिए, असंसदीय है। राहुल गांधी माने तब तो। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी एक स्टूडेंट से बात हुई और उसने ये बताया कि 3 तरह के लोग होते हैं, जिसमें एक स्टूडेंट होता है, दूसरा इडियट होता है, तीसरा अंधभक्त होता है। अब इस तरह के शब्द संसद के अंदर नहीं बोले जा सकते। राहुल गांधी भी ये बात जानते होंगे, फिर भी वो बोल रहे थे, तो बवाल मच गया। As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the 3 categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot.
सोचिए, इतना गंभीर विषय है छात्रों के भविष्य को लेकर। राहुल गांधी क्या बता रहे हैं कि 3 तरह की कैटेगरी होती है, स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त। अब बताइए, कई बार टोकने के बावजूद भी राहुल गांधी पे कोई असर नहीं पड़ा। राहुल ने बार बार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, इसी पर सदन में हंगामा होता रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पीकर से अपील की कि इन शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटा देना चाहिए। राहुल गांधी की लैंग्वेज पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी आपत्ति जताई। कई बार खड़े होकर राहुल गांधी को टोका, संसदीय नियम का हवाला दिया। यहां से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। बीजेपी ने तो सदन में राहुल गांधी को संसदीय गरिमा का पाठ पढ़ाया। सदन के बाहर भी राहुल गांधी को नसीहत दी। संबित पात्रा ने कहा कि ना तो इस देश के स्टूडेंट इडियट हैं और ना ही देश के लोग, इसलिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। संबित पात्रा ने कहा कि इस देश के लोग अंधभक्त नहीं हैं, वोटर उसी को चुनते हैं जो उनकी सेवा करता है। मुझे ये बताइए, ये राहुल गांधी जी तो स्टूडेंट कतई नहीं है। अगर राहुल गांधी जी स्टूडेंट नहीं है तो वो क्या है? और मैं यहां स्पष्ट कर दूं, अगर देश के लोगों के लिए जनरलाइज करके 3 तरीके के लोग देश में रहते हैं, एक स्टूडेंट और एक इडियट और अंधभक्त, तो यह देश राहुल गांधी को क्षमा नहीं करने वाला है। यह देश के लोग इडियट नहीं है, देश के लोगों को पता है इडियट कौन है, मगर देश के लोग इडियट नहीं है और देश के लोग अंधभक्त नहीं है। देश के लोग भक्ति आस्था के प्रति रखते हैं, देश के लोग उसी को चुनते हैं जो उनकी सेवा करता है। राहुल गांधी पीएम मोदी का समर्थन करने वालों को दरअसल अंधभक्त बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंधभक्ति में लोग क्या क्या कर जाते हैं उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। सोनिया गांधी के पोस्टर को दूध से नहलाया जा रहा है। यह क्या है? तेलंगाना में तो सोनिया गांधी का मंदिर बना दिया गया। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाया गया था। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी यह भी पूछ रही है कि राहुल गांधी तो छात्र नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं। सदन में आज चर्चा के दौरान एक और ड्रामा भी हुआ। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया। राहुल ने आरोप लगाया कि बोलने के दौरान उनका माइक बंद कर दिया गया, उन्हें बोलने नहीं दिया गया। लेकिन राहुल गांधी जब यह आरोप लगा रहे थे तब भी उनकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, माइक से आवाज आ रही थी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि माइक तो चालू है। देखिए क्या हुआ वहां। He's not giving me mic. तो गिव माइक को, सर माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए। माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है, माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। आप मानिए से, लेकिन सदन की अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई जब माइक चालू था तभी ना इनकी आवाज आ रही थी। राहुल के माइक बंद वाले आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। संबित पात्रा ने उस पर क्या कहा है वो भी एक बार सुनिए। लाल बत्ती जल रही थी। लाल बत्ती का जलने का अर्थ होता है कि माइक ऑन है। माइक बंद कर, माइक बंद, माइक बंद, मेरा माइक बंद कर दिया। अरे कैसे माइक बंद कर दिया भाई तुम्हारा? देखो तो सही। और उसके बाद खुद ही बंद करके बोल रहा है मेरा माइक बंद हो गया, मेरा माइक बंद हो गया। राहुल गांधी ने अमित शाह के साथ साथ आज प्रधानमंत्री को भी घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी की इमेज का भी गुब्बारा फट गया है, इसलिए पीएम मोदी को रात 12 बजे वीडियो बनाने पड़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी यही बात सालों से कह रहे हैं। बैक टू बैक चुनाव हार जाते हैं लेकिन फिर भी वही बात कहते हैं। देखिए, ये सब बातें तब हो रही हैं जब लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बात रखी। ओवैसी ने चेताया कि सरकार जिस तरह का बर्ताव कर रही है उसे पड़ोसी मुल्कों जैसे हालात न बन जाए। कि ये नाहल और नाखलक एक हुकूमत है
जो सिर्फ उनको 2 नौकरी दे सकती है कि या तो तुम पकौड़ा बनाओ या तुम किसी रक्षा दल और सेना का हिस्सा बन जाओ। मैं यकजहती के लिए खड़ा हूं उन नौजवानों के लिए जो जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, मुसीबत और तकलीफ में है पेपर लीक की वजह से। कानून बदलने से, सेल्फी वीडियो बनाने से, इस्तीफा लेने से, स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल कोर्ट बनाने से क्या सना अपने माँ बाप को वापिस आ जाएगी? ये सरकार को जवाब देना है। पैलेट गन मारकर 4 लोगों को उनके जिस्म पर मारा गया। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आप नौजवानों को छोड़कर उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। अच्छा, ये सब हंगामा चल रहा था, उसके बीच संसद के बाहर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो भी दिखा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान संसद परिसर में पप्पू यादव ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री रामदास आठवले से कहा कि आप दलितों के नेता हैं, आपको हमारे साथ होना चाहिए। रामदास आठवले जी का अपना स्वैग है, उन्होंने उल्टे पप्पू यादव को कहा कि आपको मैं एनडीए में आने का ऑफर देता हूं, आप वहां कहां हैं, आप हमारे साथ आइए। देखिए वहां क्या हुआ। डबल इंजन की सरकार है सर, आप दलित के लीडर हैं। आप हमारे साथ आइए सर, हम आपके साथ आए सर। डबल इंजन की सरकार है सर, आप दलित के लीडर हैं। आप हमारे साथ आइए सर, हम आपके साथ आए सर। आठवले जी अपने स्वैग में रहते हैं। खैर, पाठशाला में अब अगला अध्याय, जिसमें आपको बताऊंगा माफी की भरमार, सड़क पर पब्लिक, उधर पुलिस ढूंढ रही, कॉकरोचों के गालीबाज फंस गए हैं क्या? पीएम को गाली से लेकर सेना के अपमान तक माफी के नए वीडियो आए, लेकिन बात यहीं खत्म हो जाएगी क्या? फिर से आंदोलन की धमकी देकर कहां कट लिए अभिजीत दीप के? कॉकरोच पार्टी का प्लान ठस हो गया क्या? एक्शन मोड में सरकार, अजीत डोभाल आईबी चीफ के साथ अमित शाह की मीटिंग में क्या हुआ? कुछ बड़ा होने वाला है क्या? और कैसे फेसबुक वगैरह बड़ी कंपनियां फंस गई हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए, इतना सब बवाल कराने वाली कॉकरोच पार्टी के लोग आजकल या तो पार्टी कर रहे हैं या आराम से अपनी दुनिया में चैन सुकून ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिन जेनजी का इस्तेमाल किया गया, सो कॉल्ड जेनजी, सब तो वहां नहीं थे देश भर के जेनजी, उसका चैन सुकून सब छिन गया है। कॉकरोच पार्टी के सारे गालीबाज फंसे हुए हैं, या तो वो माफी मांगते घूम रहे हैं या फिर उनको पुलिस ढूंढ रही है। उधर पब्लिक ने इसको दिल पे ले लिया, जिस तरीके से सेना को गाली पड़ी, पुलिस के साथ व्यवहार हुआ, मीडिया को टारगेट किया गया, पीएम मोदी को गालियां दी गई, अभद्र टिप्पणियां, अभद्र हरकतें हुई। पब्लिक अलग परेशान, सड़क पर इन गालीबाजों को ढूंढ रही है, उनसे सवाल पूछ रही है, कई लोग केस करने जा रहे हैं। मतलब कॉकरोचों के गालीबाजों के साथ खेला हो गया है। इन्होंने सोचा था कि जेनजी के नाम पर इनको कौन छू लेगा, ये जिसे चाहें उसे गाली देंगे, सेना को कुछ भी बोल देंगे, पीएम को कुछ भी बोल देंगे, पुलिस को कुछ भी बोल देंगे। लेकिन अब जब एक एक पर एक्शन हो रहा है तो ये रो रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, रोज नए नए वीडियो आ रहे हैं जो आपको दिखाऊंगा। कॉकरोच पार्टी वाले भले ही कह रहे हैं कि सारे केस वापस होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कॉकरोच पार्टी सन्न है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से मना कर रहे हैं और उसके खिलाफ खड़े होना दो अलग अलग बातें हैं। इसी वजह से बवाल करने वाले प्रदर्शनकारियों की टेंशन बढ़ गई। देखिए, प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, अपनी आवाज उठाना सबका अधिकार है, लेकिन लोग नाराज इस बात पर थे कि वहां जो गुंडाई हुई और जो भाषा का इस्तेमाल हुआ वो सही नहीं था। ऐसे में कैसे इनको माफी मांगनी पड़ रही है, क्या क्या सड़क से लेकर पुलिस की कार्रवाई में हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, सब बताऊंगा, लेकिन एक झलक देखिए। फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। और मैं आर्मी वालों से माफी मांगना चाहती हूँ। देशी जनता से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं। कॉकरोच पार्टी के गालीबाजों और बवाल करने वालों पर जो तगड़ा एक्शन चल रहा है, उसने कॉकरोच पार्टी वालों में हड़कंप मचा दिया। लेकिन अभी तो कहा जा रहा है कि यह सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में बड़ी बैठक की।
इस बैठक में शामिल होने के लिए एनएसए अजीत डोभाल भी संसद भवन पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी कह रहे थे ना कि गृह मंत्री कहां गायब है, वो संसद भवन में ही थे, इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे थे एनएसए के साथ। ऐसे में इस बैठक को मौजूदा हालात में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने गृह सचिव और आईबी चीफ के साथ करीब 40 मिनट बैठक की है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि इस बैठक में इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में इंटरनल सिक्योरिटी के साथ सुरक्षा एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन पर चर्चा हुई। इंटरनल सिक्योरिटी को और मजबूत करने की रणनीति तैयार करने पर भी मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ भी मुलाकात की। यानी अमित शाह देश की अंदरूनी सुरक्षा को और टाइट करने में लगे हुए हैं। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा भड़की, पुलिस पर पथराव हुआ और इस हिंसा को लेकर सोशल मीडिया के जरिए एक नैरेटिव फैलाने के लिए कई वीडियो वायरल किए गए, जिनमें देश के प्रधानमंत्री के लिए भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल, पीएम मोदी की पोस्ट को डिलीट किया गया। इस सब को लेकर अब दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस ने दुनिया के 4 सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेज दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब शामिल हैं इसमें। आरोप है दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान जो हिंसा भड़की, उसको लेकर इन 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर झूठा नैरेटिव फैलाया गया और देश का माहौल खराब करने वाला कंटेंट अपलोड और शेयर किया गया, जिसमें बहुत सारे सोशल मीडिया न्यूज पोर्टल्स के अकाउंट से अपलोड किए गए वीडियो पोस्ट भी इसमें शामिल है। दिल्ली पुलिस ने इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा को लेकर फैलाई गई गलत जानकारी वाले सभी वीडियो पोस्ट को हटाने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल IFSO यानी इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यूनिट की तरफ से यह नोटिस भेजे गए। यानी जो YouTube पर खेल कर रहे थे, पहले तो पोस्ट हटेगा, फिर उनका भी इलाज होगा। सोशल मीडिया पर जिन्होंने नफरत फैलाई, जिन्होंने हंगामा किया, जिन्होंने झूठ फैलाया, उनका भी इलाज होगा। और इधर यह सब हो रहा है, उधर जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में हिंसा और गुंडई करने वालों की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि कॉकरोच पार्टी वाले भले कहते रहे कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर से केस हटेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से वो भले इंकार कर दें, सरकार नहीं ऐसा कर रही। कॉकरोच पार्टी सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ने की बात कर रही, कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मंजूर नहीं, इस आदेश का सरकार फायदा उठा सकती है। प्रदर्शनकारी छात्रों को परेशान किया जा रहा है, सरकार ने सभी केस वापस लेने की बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसके खिलाफ है, केस वापस नहीं हुए तो फिर से सड़क पर उतरेगी। मतलब अब ये सरकार को तो बता ही रहे हैं कि क्या करना है, अब ये सुप्रीम कोर्ट को भी बता रहे हैं कि क्या करना है। मतलब इनको ये लगने लगा है कि एक इस्तीफा क्या हुआ, भर देश यही चलाएंगे। इनके हिसाब से अभिजीत दीप के प्रधानमंत्री हैं, वो सौरभ दास गृह मंत्री है और पूरी कॉकरोच पार्टी जो इन्होंने बना ली है वो इनका कैबिनेट है और ये देश चलाएंगे। तो जिन लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया, गर्मी में ठंड में खड़े होकर वोट दिया और सरकार को चुना, वो हवा में था। कॉकरोच पार्टी वाले ये सब कह तो रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना सरकार नहीं कर सकती। सरकार ने भी कॉकरोच पार्टी के नेताओं से मिलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में उनको बता दिया कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, काम तो होगा, एक्शन तो होगा। कॉकरोच पार्टी समझ रही है कि सभी केस तो वापस नहीं होंगे और होने भी क्यों चाहिए। इसी वजह से कहा जा रहा है कि सीजेपी ने तो जेनजी को फंसा दिया। सुनिए। सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मैं मिलने भी गया था, उनका इनविटेशन आया था। उसमें उन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया जिसमें जो डायरेक्शन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है कि जो FIRs एग्जिस्टिंग है उसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि मतलब कि अब सरकार ने बोला कि क्योंकि ये है रिटन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, इसके वजह से मैटर सब जुडिस हो गया है। मैंने बोला आप लोग गारंटी देंगे रिटन में या नहीं देंगे? अभी तक उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। सरकार ये सब ना करे। ये बच्चे थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। लाठियां खाई है 20 जुलाई को, अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। ये लोग माहौल ये बना रहे हैं कि जैसे मासूम छात्रों पर एक्शन हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार ने तक ने क्लियर कर दिया है कि जो नाबालिग थे, 18 साल से कम के थे, उन पे कोई एक्शन ही नहीं होगा। और जो बाकी भी हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, FIR है नहीं है, क्या स्थिति है वो देखिए,
और अभी सख्त कार्रवाई मत कीजिए। यानी जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने हंगामा किया, हिंसा की, उन पे क्यों एक्शन नहीं होना चाहिए, ये बताएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्लियर है कि जिसने भी हिंसा की, गुंडई की, उस पर एक्शन होगा। और इसी वजह से जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जाकर वीडियो बनाकर गाली देने वालों की हालत खराब है। जंतर मंतर की भीड़ में खड़े होकर खुद को बाहुबली समझने वालों को अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने कैसी गलती कर दी, क्योंकि प्रदर्शन तो निपट गया, सब चले गए घर, कॉकरोच पार्टी वाले अपना पार्टी, अपनी लाइफ में बिजी, लेकिन गाली देने वाले और हिंसा करने वाले परेशान हैं, क्योंकि एक तो पुलिस ढूंढ रही है, दूसरा पब्लिक ढूंढ रही है। पब्लिक बहुत नाराज है, क्योंकि उस वक्त तो लोग चुप रह गए। देश के लिए जिनके मन में प्यार है, उन्होंने खून का घूंट पिया और चुप रह गए, लेकिन अब वो जो है वो हिसाब कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के केस कर रहे हैं उन पर। और अब ऐसे लोग जिन्होंने हिंसा की या जिन्होंने गालियां दी, गंदी गंदी भाषा का प्रयोग किया, वो माफी मांग रहे हैं। आप देखिए कि प्रोटेस्ट के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स का मजाक उड़ाने वाली ये लड़की कैसे अब माफी मांग रही है और प्रोटेस्ट की सच्चाई भी बता रही है। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए पेश है काला है। मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है, इसलिए मैंने ये सोचा भी नहीं था ये जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा। बट आफ्टर 1 घंटे बाद जब मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, ये 4-5 दिन पहले की बात है, तो मीम पेज वालों ने उस वीडियो को डाउनलोड करके उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने कुछ मीम पेज वालों से बात किया कि ये डिलीट कर दो, क्योंकि मुझे पता मैंने गलती की है, बट उन्होंने ये बताया कि उनको पैसे मिले इसलिए वो डिलीट नहीं करेंगे। जेनजी की भाषा में कहें तो जंतर मंतर की वाइब में ये सब बहक गए और जोश जोश में सरकार के साथ साथ सेना तक को अपशब्द कह दिया। प्रदर्शन करो ना भाई, उसमें कोई कहां मना कर रहा था, शांति से करो, जिस मुद्दे पर प्रोटेस्ट हो रहा था उसकी बात करो। लेकिन व्यूज के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में इन्होंने सारी हदें पार कर दी और अब माफी मांगनी पड़ रही है। अपने देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, और भाई हम आप लोगों में माफ कर दो भाई। और हम माफी क्यों मांग रहे हैं भाई, जो नीट के एग्जाम को लेकर दिल्ली अंदर मंदिर पर जो आंदोलन चल रहा, उसे लेकर हमने कुछ वीडियो बनाई भाई। हमें पता है वीडियो हमारे से गलत बन गई, गलत वीडियो है हमें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाना देश के लिए सही नहीं है भाई। आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई वीडियो बनाकर, आप लोग हमें माफ करती हो। अच्छा एक बात बताइए, वहां इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किसको गाली दे रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही कानूनी एक्शन शुरू हुआ और पब्लिक का गुस्सा दिखने लगा इन लोगों के खिलाफ, सब समझ में आने लगा। ये वो लोग हैं जो सामने आकर माफी मांग रहे हैं, क्योंकि इनकी गालियों वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं, इनके परिवार तक पर असर हो रहा है। सरकार से सवाल पूछिए, सरकार को घेरिए, ये सबका अधिकार है। लेकिन जो आपने किया, गाली वाली देना सेना से लेकर पुलिस को, ये इस देश में बहुत बड़ी संख्या है लोगों की जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोचना चाहिए था ये सब करने से पहले। आप देखिए क्या हालत हो गई इनकी। और खड़े होना तन के, अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं। हाँ जी, तो भाई आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी होगी, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और उस वीडियो को लेके बहुत सारे एडिट्स बन रहे हैं, क्लिप को काट कर उसको एडिट बनाया जा रहा है। भाई सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं अगर उस वीडियो से आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने इंडियन आर्मी को हर्ट किया, इंडियन आर्मी के लिए गलत बोला है, कुछ भी मेरे मुंह से निकला है, मैं दिल से माफी चाहता हूं। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है। मैं माफी मांगता हूं इंडियन आर्मी से, मैं माफी मांगता हूं अपने शब्दों के लिए, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। बॉर्डर पर इस देश की सेना खड़ी रहती है ना, तब जाके तुम सुरक्षित रहते हो। कितने ऐसे हमले हैं जो उन्होंने रोके हैं, तुमको पता भी नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के किसी बड़े शहर में एक बम नहीं गिरने दिया गया, एक मिसाइल नहीं गिरने दी गई। देश के लोगों की जान बचाई उन लोगों ने। और रील और व्यूज के चक्कर में वहां जाके कह रहे हो कि ये ढंग से काम किए होते तो ये नहीं होता और वो नहीं होता। मजाक चल रहा है, रील बनाने का मजाक है। जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में सेना और पुलिस को एक नहीं, कई जेनजी युवाओं ने अपशब्द कहे। प्रदर्शनकारी लगातार पुलिस और आरएएफ के जवानों के सामने खड़े होकर गालियां दे रहे थे, जो मन में आया बोल रहे थे, लेकिन किसी भी आरएएफ जवान और पुलिस वाले ने उसका जवाब तक नहीं दिया। वो शांति से सब सहते रहे। देखिए क्या हालत हो गई थी वहां पर। इंडियन आर्मी
ज्यादा बढ़िया होता है, वो वफादार होता है कम से कम अपनी गली के लिए। बकिंगम पैलेस पर जो जवान खड़े रहते हैं ना एकदम स्ट्रेट, कुछ एक्सप्रेशन नहीं देते, वैसे हो गए हो आप लोग। इसको मजबूरी का नाम दे दूं मैं, या आप उस घड़ी देख रहे हो कब घड़ी का कांटा घूमे, कब तो बगल वाले लड़के को मैं पकड़ूं। आप सोचिए बॉस, कैसे हैं ये लोग, एकदम बेहाई पे उतर आए। प्रोटेस्ट के दौरान सेना और जवानों का ही अपमान नहीं किया गया, बल्कि कई प्रदर्शनकारी तो धर्म को भी बीच में ले आए। आप तस्वीर देखिए, एक प्रदर्शनकारी पोस्टर लहरा रहा था जिसमें पीएम मोदी, भगवान राम और राम मंदिर में चंदा चोरी का जिक्र किया गया था कि भगवान राम पीएम मोदी से कह रहे हैं कि पहले मेरा पैसा लौटाओ। अब जब लोगों ने गुस्सा दिखाया तो माफी मांग रहा है। माफी मांग रहा हूँ मेरे सारे सनातनी भाइयों से। मैं खुद एक सनातनी हूँ, तो अगर किसी को भी वो पोस्टर दिख के बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। आगे से ध्यान रखूंगा कि ये सब चीजें ना हो। प्रोटेस्ट के दौरान जैसे गाली देने का कंपटीशन चल रहा था, क्या लड़के और क्या लड़कियां ऐसे ऐसे अपशब्द बोले जा रहे थे जो बेहद आपत्तिजनक थे। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में यह लड़की भयंकर वायरल हुई। इसने तो अपशब्द कहने की सारी सीमाएं ही तोड़ दी। इसकी बातों पर उस समय तो तालियां बज रही थी, लेकिन अब इस लड़की को शायद पता चल रहा होगा कि इसने क्या कांड किया है। इस लड़की की भाषा से पब्लिक में भयंकर नाराजगी है। लोग इस लड़की को खोज रहे हैं, इसके खिलाफ लीगल एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। फोटो वाली लड़की का अपार्टमेंट का नाम, फ्लैट नंबर, फोन नंबर सब कुछ मेरे पास आ चुका है। कल मैं नोएडा पुलिस स्टेशन में जाकर अपने साथ राष्ट्रवादी वकीलों की टीम को लेकर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं। कोई भी नहीं बचेगा। जिन्होंने को कानून के जरिए जो कहते हैं ना बाबा साहब का कानून, मैं उसको फॉलो करते हुए सबके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा और जल्द से जल्द करवाऊंगा। यानी अभिजीत दीपके और उनके लोग सरकार से कह रहे हैं कि आप कार्रवाई मत कीजिए, पर पब्लिक तो खुद ही ढूंढ ढूंढ के करी हम लीगल एक्शन की बात करेंगे। कई लोग तो सड़क पर लोगों को मिल जा रहे हैं और वहां पर पब्लिक का गुस्सा आप देखिए। एक शख्स को पीट रही है पब्लिक, उससे कह रही कि जो जंतर मंतर पर कहा था जरा बोल के दिखा। देखिए, मैं इस तरह की मारपीट का समर्थन नहीं करता, लेकिन देखिए वहां क्या हुआ। कॉकरोच देखो, कॉकरोच के हाल समाचार। कॉकरोच देखो, कॉकरोच के हाल समाचार। कॉकरोच के हाल, कॉकरोच का हाल छोड़ दो। कॉकरोच का हाल, कॉकरोच देखो, कॉकरोच के हाल समाचार। लेकिन जो लोग वहां भावनाओं में बह के सब कुछ कर गए, उनकी हालत क्या हो रही है आप देख रहे हैं। माफी मांग रहे हैं, पब्लिक का गुस्सा झेल रहे हैं। और ये कॉकरोच पार्टी वाले, इनकी अपनी नॉर्मल लाइफ चल रही है। अभिजीत दीपके महाराष्ट्र में अपने घर चले गए हैं। मीडिया से कह रहे हैं कि वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, कुछ दिन परेशान मत करो। पिछले 36-37 दिन से जंतर मंतर पर बैठा था। काफी खुशी मिल रही है घर आकर, इतने लंबे समय के बाद और इतने लंबे संघर्ष के बाद घर आया हूँ। आज घर पर आराम से सो पाऊंगा, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा पाऊंगा फाइनली। सो उसकी बहुत खुशी है और एक उम्मीद करता हूँ अगर मीडिया मुझे ज्यादा परेशान ना करे अगले 1-2 दिन, तो जो मेरी नॉर्मल लाइफ थी पहले, वैसे थोड़े दिन के लिए मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊं। यानी अभिजीत दीपके का हिसाब क्लियर है, बैक टू नॉर्मल लाइफ। और जो लोग फंस गए आपके उस आंदोलन के चक्कर में, इधर प्रदर्शन में हंगामा करने वाले गालीबाज प्रोटेस्टर माफी मांगते घूम रहे हैं। पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, बाहर निकलने में उनको डर लग रहा है कहीं कोई कुछ कह ना दे। दूसरी तरफ अभिजीत दीपके की मां अपने बेटे की शादी करना चाहती है, कह रहे हैं कि लगातार शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं। सुनिए अभिजीत दीपके की मां को। माँ बाप को लगता है ना अपने बच्चे की शादी होना, बहू आना, दामाद आना, ये सब माँ बाप को लगता है, वैसा मुझे भी लगता है ना। हाँ, रिश्ते पहले से ही आते हैं ना, पहले से 2 साल से रिश्ते आते थे, मगर वो बोला नहीं, पूरी पढ़ाई होने के बाद कुछ कमा दे, नहीं तो। बेटे के लिए रिश्ता खोजने में कोई बुराई नहीं है, एक माँ की भावना है। लेकिन उन माँ बाप का क्या जिनके बच्चों का बैंड बजा हुआ है, उनके इमोशन का बैंड बजा हुआ है। अच्छा, अब एक बात कही गई कि इस देश का जिंजी ही ऐसा है जो उस दिन गाली दे रहा था। नहीं बॉस, ऐसा नहीं है। कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन से जिंजी को लेकर पब्लिक निराश हो रही है, क्योंकि प्रोटेस्ट में गाली देने वाले, किसी का सम्मान न करने वाले, जो मन में आए वो बोल देने वाले जिंजी की तस्वीर बन गई। लेकिन हर जिंजी ऐसा नहीं है बॉस। आप ये तस्वीर देखिए, ये बच्चे भी जिंजी हैं, लेकिन अपनी जड़ों से, अपनी पहचान से जुड़े हुए हैं। जन्मदिन पर ये बच्चे मंत्रोच्चार कर रहे हैं, ये भी जेनजी है बॉस। देखिए जरा इसको।
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो। तो ये भी तो जेंजी है ना, इसके मुंह से गाली तो नहीं निकल रही। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के नाम पर जिस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच की सीमाएं लागी गई, वो अब छोटे छोटे बच्चे भी समझ रहे हैं। जंतर मंतर के गालीबाज प्रदर्शनकारियों को क्लास 7 की एक स्टूडेंट क्या कह रही है, सुनिए, वो बता रही है आपको। Today I make this video to say thank you to the Prime Minister of India, Narendra Modi ji. Thank you for being the best one. After listening from my parents about everything that happened during the protest and after the protest, I just felt one thing, that somewhere in the chaos of politics, everyone just forgot their basics. I studied in class 7 and in my civics textbooks, I have learned about fundamental rights and duties of citizens of India. 7th क्लास की बच्ची को समझ में आ रहा है कि नागरिकों की जिम्मेदारियां भी होती हैं, कर्तव्य भी होते हैं, सिर्फ अधिकार नहीं होते। मुझे उम्मीद है इस देश का बड़ा वर्ग जो जेंजी का है ना, वो इस बात को समझता है। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारा स्पेशल सेगमेंट ऐसा क्यों बॉस, जिसमें आज का सवाल कि ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे सफेद रंग के ही होते हैं, ऐसा क्यों बॉस, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक। किसी और को मिल गया, सरकार ने बात किसी और से कर ली, बात किसी और की मान ली। राहुल गांधी के नंबर तो बढ़ ही नहीं पाए, इसलिए अब राहुल गांधी ने गोल पोस्ट चेंज कर दी। ब्रेक के बाद देश की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट ऐसा क्यों बॉस। सीसीटीवी कैमरा आज एक जरूरत बन गया है। सुरक्षा और मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरा घर से लेकर सड़क, चौराहे, ऑफिस, हर जगह ही लगा होता है। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे सफेद रंग के होते हैं। लाल, पीले, हरे रंग के सीसीटीवी कैमरे आपने शायद नहीं देखे होंगे, बहुत हुआ तो ब्लैक हो सकता है, लेकिन सफेद ही ज्यादातर होते हैं। ऐसा क्यों बॉस? दरअसल आउटडोर कैमरों के सफेद होने का सबसे बड़ा कारण है गर्मी। सफेद रंग सूरज की ज्यादातर रोशनी वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे सफेद रंग की वस्तुएं कम गर्म होती हैं। यही सिद्धांत धूप में लगे सीसीटीवी के बाहरी कवर पर भी काम करता है। कैमरे के अंदर इमेज सेंसर, प्रोसेसर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। सीसीटीवी पर से लगातार तेज धूप पड़े तो उसका तापमान बढ़ सकता है। सफेद रंग से अतिरिक्त गर्मी को कुछ हद तक कम रखने में मदद मिलती है। डार्क रंग के कैमरा बने तो सफेद की तुलना में जल्दी और ज्यादा गर्म हो जाएंगे। ऐसा होने से कैमरे के प्रोसेसर पर भी असर पड़ सकता है। सीसीटीवी कैमरे की लाइफ भी कम हो सकती है। इसका दूसरा कारण है सीसीटीवी कैमरों की डिजाइन। ज्यादातर ऑफिस, दुकान और अस्पतालों की छत और दीवार हल्के रंग की होती है। सफेद रंग के कैमरे इनके लुक के साथ मैच भी कर जाते हैं। तो इसीलिए और स्पेशली गर्मी को कम रखने के लिए, ताकि उनका प्रोसेसर खराब ना हो, ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे सफेद रंग के बनाए जाते हैं। आज के लिए देश की पाठशाला में